हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। इंडियाज़ हिस्टोरिकल फिगर सीरीज़ में आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है महात्मा गांधी। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं, आज हम बात करने वाले हैं एक लॉयर के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में। तो कैसे मोहनदास करमचंद गांधी, कैसे मोहन महात्मा में कन्वर्ट हुए, क्या इनकी पूरी जर्नी थी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली महात्मा गांधी जी का जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंदी टॉपिक है। इनकी जो कहानी है हमें दो पार्ट्स में स्टडी करनी पड़ेगी। एक वो पार्ट है जब वो साउथ अफ्रीका में थे, इनका इनिशियल एजुकेशन, इनिशियल बैकग्राउंड, अर्ली लाइफ और साउथ अफ्रीका की जर्नी। उसके बाद 1915 में जब गांधी जी भारत वापस आते हैं और अपने मूवमेंट को शुरू करते हैं तो वो सेकेंड फेज होगा। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज ये पहला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे गांधी जी की अर्ली लाइफ और साउथ अफ्रीका में उनकी जर्नी। इसके बाद सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे जहां पे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यू भी लिए गए हैं जो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे, जो कि टॉपिक पे बेस्ड हैं और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी से वो भी आज हम यहाँ पर देखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको गांधी जी के रिगार्डिंग लगते हैं वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। अदरवाइज पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे तो अवेलेबल होगी ही, आप पीडीएफ को वेबसाइट से ले सकते हैं। तो महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और है आप लोगों के लिए कि एसएससी कोर्स, इंडिविजुअल कोर्स और पूरा कंप्लीट पैकेज हमारे परचम के एप्लीकेशन पे विथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप इसे लेना चाहें तो आप परचम के एप्लीकेशन से इसे परचेस कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस पूजा 10 कोड यूज़ कीजिएगा जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी की अर्ली लाइफ के बारे में। आज हमें बात करनी है मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में, जो कि एक लॉयर थे और लॉ की स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वो लंदन जाते हैं। उस दौरान मतलब 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में अगर कोई व्यक्ति है जो पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहा है, इसका ये मतलब है कि वो उस समय की एक मतलब वेल टू फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब उनकी जो फैमिली, उनके जो फादर है वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, तभी वो अपने बच्चे को लंदन स्टडी करने को भेज रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मोहनदास करमचंद जी के गांधी जी के जो फादर होते हैं वो दीवान होते हैं। आइए हम वो पूरी कहानी को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है, 2 अक्टूबर को 1869 में। 1869 में इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में होता है, जो उस समय कठियावाड़ प्रेसिडेंसी या प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो जैसे आज हम पोरबंदर गुजरात कहते हैं, वहां पर महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। इनका जन्म होने के बाद इनकी जो इनिशियल एजुकेशन होती है वो वहीं मतलब गुजरात में ही होती है। और इनकी जो फैमिली होती है, मतलब इनके जो फादर होते हैं वो राजकोट शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी की इनिशियल जो एजुकेशन होती है वो कहाँ पर होती है, वो राजकोट में होती है। गांधी जी मात्र 13 साल के होते हैं। केवल 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी कस्तूरबा गांधी के साथ होती है। महात्मा गांधी जी के 4 बच्चे होते हैं, जिसमें हरीलाल और मनीलाल, रामदास एंड देवदास। 2 दास है, 2 लाल हैं। हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, इनके 4 बच्चे होते हैं। लेकिन जमुनालाल बजाज जी का नाम भी आपने कई बार सुना होगा जब आप पूरा इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो जमुनालाल बजाज जी जो हैं वो बहुत क्लोज होते हैं महात्मा गांधी जी के, और जमुनालाल जी को महात्मा गांधी का 5वां बेटा के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। और कस्तूरबा गांधी इनकी वाइफ होती हैं। और 1944 तक, जब तक उनका निधन नहीं हो जाता, तब तक हर एक इवेंट में उन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ दिया है। महात्मा गांधी जी के जो फादर होते हैं वो दीवान होते हैं पोरबंदर में। अब देखिएगा, दीवान शब्द के कई सारे मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, दीवान का मतलब होता है अकाउंटेंट, जो पूरा लेखा पढ़ी करने का काम करता है। लेकिन बाद में वही दीवान शब्द जो है बेसिकली एक पारसी लैंग्वेज का शब्द है, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत थी, मुगल सल्तनत थी, और जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो भी आपकी पारसी लैंग्वेज थी। तो दीवान जो शब्द है बेसिकली पारसी भाषा का शब्द है। और उसके बाद दीवान का मतलब यहाँ पे एक फाइनेंस मिनिस्टर से होने लगा, जो कि अकाउंट्स को देखने का काम करता था। तो जो आपका वेस्टर्न ब्रिटिश इंडिया में गुजरात स्टेट आज के समय में है, वहाँ पर दीवान या चीफ मिनिस्टर ऑफ पोरबंदर के रूप में गांधी जी के फादर वहाँ पर काम किया करते थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। और बचपन से ही उनकी माता इन्हें राजा हरिश्चंद्र जी की कहानियां और श्रवण की कहानियां सुनाई करते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुए थे।
ठीक है। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो गांधी जी ने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन ली थी वो राजकोट से ली थी, क्योंकि इनकी जो फैमिली थी उनकी फैमिली राजकोट शिफ्ट हो गई थी। तो राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से इन्होंने 11 साल की उम्र में इनिशियल एजुकेशन ली। इनिशियल एजुकेशन लेने के बाद 1887 में इन्होंने भावनगर गुजरात में समलदास कॉलेज को ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ की वो एजुकेशन से उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, वहाँ के एजुकेशन से उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड ना होने के कारण उनके एक फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे। उनके एक फैमिली फ्रेंड थे जिनका नाम था मावजी दवे जोशी। उन्होंने सजेस्ट किया क्यों ना इन्हें पढ़ने के लिए फॉरेन भेजना चाहिए, लंदन में भेजना चाहिए, जहाँ पे जाके वो बैरिस्टर या लॉ की डिग्री कर सकें। तो यहाँ पर अपने एक फैमिली फ्रेंड के सजेशन के बाद गांधी जी वैसे भी खुश नहीं थे, अपनी जो समलदास कॉलेज की जो इनिशियल एजुकेशन चल रही थी उससे वो वैसे भी खुश नहीं थे, जिसके कारण वो लंदन चले जाते हैं फर्दर स्टडी करने के लिए। तो 1888 का समय आप याद रखिएगा। इस समय महात्मा गांधी जी लंदन जाते हैं और लंदन जाके वो लॉ की स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? लॉ की स्टडी करते हैं। पहले तो इनकी जो फैमिली होती है, मतलब मदर होती हैं और इनकी जो वाइफ होती है, वो अपोज करती हैं कि लंदन जाओगे बिगड़ जाओगे वाली कहानी है। तो वो प्रॉमिस करते हैं अपनी वाइफ को, अपनी माता जी को, कि मैं लंदन जाऊंगा और किसी मतलब नॉनवेज को टच नहीं करूंगा, वाइन को, वीमेन को, दूसरी पराई जो स्त्रियां हैं उनको मैं टच नहीं करूंगा। तो इन कुछ कंडीशंस में महात्मा गांधी जी को उनकी फैमिली, मतलब उनकी वाइफ और उनकी जो माता जी हैं, वो तैयार होती हैं कि ठीक है तुम जाओ लंदन में स्टडी करो। तो लंदन में लॉ की स्टडी करने के लिए महात्मा गांधी 1888 में पहुंच जाते हैं। ठीक है, 1888 में पहुंचते हैं, वहाँ पर वो स्टडी करते हैं। और जो वेजिटेरियन सोसाइटी है, क्योंकि जो लंदन में स्टडी करने वाले भारतीय होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो रहते हैं। तो वेजिटेरियन सोसाइटी को भी वो ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर उनके एक कलीग होते हैं, उनके एक फ्रेंड होते हैं, वो इंट्रोड्यूस कराते हैं भगवत गीता। तो उसके बाद भगवत गीता को पढ़ना शुरू करते हैं। भगवत गीता की भी जो स्टडीज़ है या उनकी जो टीचिंग्स है उससे भी काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में आप इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे। भगवान राम के बहुत बड़े भक्त होते हैं महात्मा गांधी जी, इसलिए आप हमेशा राम जी के साथ आप एसोसिएटेड करते हुए पाए जाएंगे महात्मा गांधी जी। ठीक है, फिर होता क्या है, 1891 की घटना होती है, उनकी माता का निधन हो जाता है। तो 1891 में महात्मा गांधी जी वापस इंडिया आ जाते हैं और इंडिया में जो वकालत के लिए कहते हैं ना कि वकालत के, अब आपने करियर तो बना लिया, स्टडी तो कर लिया, आपको करियर बनाना है। करियर बनाने के लिए आपको बहुत सारे केसेस की ज़रूरत होगी। तो राजकोट में, बॉम्बे में अपने करियर को वो मतलब बनाने की, सेटअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका करियर उतना अच्छा वहाँ पर बन नहीं पाता। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि गुजरात के एक मर्चेंट होते हैं अब्दुल्ला, और गुजरात के वो मर्चेंट है और उनका कोई केस, कोई सिविल केस जो है वो कहाँ पर अटका हुआ है, साउथ अफ्रीका में अटका हुआ है। तो वो दादा अब्दुल्ला के साथ साउथ अफ्रीका जाते हैं और साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला जी का केस लड़ने के लिए जाते हैं। और यहीं से इनकी कहानी में एक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब महात्मा गांधी जी 1893 में कहाँ जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं साउथ अफ्रीका? एक गुजराती मर्चेंट है, उनका साउथ अफ्रीका में कोई केस अटका हुआ है और उसी केस को लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी उस केस की वकालत करने के लिए कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका जाते हैं। अब देखिएगा, कहानी ऐसी है कि महात्मा गांधी जी अभी एक संपन्न परिवार में, गुजरात में इनका जन्म हुआ है, तो अभी इन्होंने यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन एज सच फेस नहीं किया है। ठीक है, अमीर परिवार के बच्चे हैं, पैसा है, धन संपत्ति है, तो ब्रिटिशर्स का ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपको लेबर क्लास को ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा नहीं है। अब वो जब लंदन गए हैं स्टडी करने के लिए, तो वेजिटेरियन सोसाइटी के साथ लंदन में जो ऑलरेडी स्टूडेंट का ग्रुप है, इंडियंस का एक ग्रुप है, उसके साथ रह रहे हैं। और लंदन में जो सरकार है वो एक लिबरल सरकार है और वो हमेशा से शोकेस करते रहती है कि हम एक फेयर प्ले करते हैं और हम सब लोगों के सिविल राइट के ऊपर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। तो लंदन में भी महात्मा गांधी जी को कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिला। लेकिन वो साउथ अफ्रीका जब जाते हैं तो साउथ अफ्रीका में उन्हें जो एशियन लोग हैं, चाहे वो चाइना के लोग हो, तिब्बत के लोग हो या भारत के लोग हो या खुद साउथ अफ्रीका के लोग हो, वहाँ के लोगों के लिए वहाँ इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखा। डिस्क्रिमिनेशन कैसे देखा? जब ये डरबन से पिटोरिया की यात्रा कर रहे होते हैं तो पहली चीज़ तो इंडियंस को फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं दी जाती है। जैसे तैसे लड़ झगड़ के महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट क्लास की टिकट ले ली और फर्स्ट क्लास में यात्रा करने लगे। लेकिन जब वो फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं तो उन्हें फर्स्ट क्लास से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। और ये कहानी आप लोगों ने कई बार इस इंसिडेंट को सुना होगा। ठीक है, और जब वो कौन सी यात्रा कर रहे होते हैं? साउथ अफ्रीका में डरबन से पिटोरिया की यात्रा वो कर रहे होते हैं। और वो कौन सा स्टेशन होता है जहाँ पे उन्हें फेंका जाता है, स्टेशन से बाहर फेंक दिया जाता है फर्स्ट क्लास में, क्योंकि वो यात्रा कर रहे होते हैं। तो उस स्टेशन का नाम भी आप याद रखेंगे, पीटर मैरिट्सबर्ग उस स्टेशन का नाम है जिस स्टेशन में उन्हें फेंका जाता है और रात भर वो इस स्टेशन पर गुजारते हैं।
मतलब जो साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो उनका पहला ही एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब होता है और उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना होता है, रंग भेद जिसे बोलते हैं कि तुम काली चमड़ी के हो, तुम गोरी चमड़ी के हो। गोरी चमड़ी के जो लोग हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, वो सुपीरियर हैं, वो सुपीरियर है, लेकिन जो काली चमड़ी के लोग हैं वो, उनकी जो स्थिति है वो लेबर क्लास से भी गई गुजरी है, तो उनको यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो महात्मा गांधी जी गए थे केवल एक केस लड़ने के लिए, और जो वहाँ पर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं वो वहाँ पर रहने वाले इंडियन, चाइनीज़ और एशियन लोगों की और इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के लोगों की जो कंडीशन देखते हैं, तो वो कैसे 1 साल के लिए गया हुआ बंदा जो कि एक केस लड़ने के लिए गया है और वो वहाँ पर 20 साल गुजार देते हैं। तो साउथ अफ्रीका में लगभग 20 साल महात्मा गांधी जी ने गुजारे हैं और फिर 1915 में महात्मा गांधी जी वापस इंडिया लौट कर आए हैं। तो इस कहानी को अब हम यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे हम अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आप 2 फेज देखते हो, जनरली देखते हो ना, एक मॉडरेट का फेज है और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट है। मतलब एक गरम दल का फेस और एक नरम दल का फेस है। नरम दल वाले मतलब जो मॉडरेट है, आप लोगों ने उनकी स्पीचेस देखी हैं, वो बहुत वोकल होते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं, लेटर के माध्यम से क्षमा याचना करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन की हालत समझाने की कोशिश करते हैं और उनका मानना है कि जो इंडिया में ब्रिटिशर्स है वो खराब है, लेकिन लंदन में जो ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं वो अच्छे हैं। अगर इंडिया के ब्रिटिशर्स की जो हालत कर रखी है हमारे भारतीयों की, अगर हम उस हालत को लंदन के ब्रिटिशर्स को बताएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो हमको सिविलाइज करने आए हैं, ऐसा मॉडरेट का सोचना है। जबकि एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, चाहे ब्रिटिशर्स कहीं के भी हों, चाहे वो लंदन में रह रहे हो या भारत में रह रहे हो, उनका तो एक ही मकसद है कि भारतीयों की दशा को खराब करना और यहाँ से सारी संपत्ति को ले जाके ब्रिटेन ले जाना, लंदन ले जाना। मतलब वो हमारे भारतीयों के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, हमें तो आंदोलन करना पड़ेगा, हमें तो आवाज उठानी पड़ेगी, सत्याग्रह करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा गर्म दल के लोगों का सोचना है। ऐसी कहानी आप समझते हो और हमेशा से आपने यही पढ़ी है जब तक गांधी जी भारत नहीं आते, क्योंकि उसके बाद 1915 से गांधी एरा की शुरुआत हो जाती है। वैसे ही जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी है ना, तो गांधी जी भी उसी फेज में है गांधी जी, और गांधी जी के भी साउथ अफ्रीका में 2 फेज देखने को मिलेंगे। पहला फेज जो है वो 1893 से 1906 का फेज है, जो कि एक मॉडरेट फेज है। मॉडरेट फेज मतलब वोकल हो रहे हैं, इनका भी मानना है कि साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिशर्स है वो खराब है, लंदन में जो ब्रिटिशर्स बैठे हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि लंदन रह के आए हैं ये, है ना, और लंदन में इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि लंदन में बैठे हुए जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत लिबरल हैं, बहुत फेयर प्ले करते हैं। अगर यहाँ पर जो कंजर्वेटिव है साउथ अफ्रीका में, ब्रिटिशर्स जो कंजर्वेटिव है और जो हालत कर रखी है इंडियंस की और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, अगर इसके बारे में उन्हें बताया जाएगा तो डेफिनेटली वो कुछ करेंगे। ऐसा गांधी जी का भी माइंडसेट था 1893 से 1906 तक। ये इनका मॉडरेट फेज कहलाता है साउथ अफ्रीका में। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर बाद में इनको समझ में आ गया, ना बाबा ना, सारे ब्रिटिशर्स ही खराब है, हमको तो सत्याग्रह करना होगा, आंदोलन करना होगा, तभी ये ब्रिटिशर्स के कानों तक आवाज पहुंचेगी और तब ये कहीं जाके सिविल राइट्स के ऊपर काम करेंगे। तो 1906 से 1914 तक का जो साउथ अफ्रीका में फेस होता है वो फेज आपका रेजिस्टेंस का, पैसिव रेजिस्टेंस का फेज होता है। बात समझ में आ गई है इतनी? तो यहाँ पर गांधी जी के आपको 2 फेज देखने को मिलेंगे साउथ अफ्रीका में। एक मॉडरेट फेज है 1893 से 1906 का। इस समय आपको केवल आश्रम बनाएंगे, आश्रम बना के लोगों को थोड़ा बहुत इकट्ठा करेंगे, न्यूज़पेपर लिखेंगे और मतलब समाचार के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लंदन की गवर्नमेंट को अपनी बातों पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो दूसरा फेज है यहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस का, जो 1906 से 1914 का फेज है, उसमें आप देखेंगे गांधी जी मास प्रोटेस्ट करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट की बात करते हैं। ये सारे शब्द नहीं दिए गए, ये सारे शब्द कब उपयोग हो रहे हैं? जब वो भारत में आ रहे हैं। ये हंगर स्ट्राइक हो गया, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, ये सब शब्द कब उपयोग हो रहे हैं? जब ये भारत में सेम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले भी ये सारे प्रोटेस्ट जो है वो साउथ अफ्रीका में हो चुके और इन सब का एक कंबाइंड नाम दिया गया है, विच इज सत्याग्रह। क्लियर है? तो इन दोनों फेसेस को एक एक करके हम बात करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं केवल एक केस लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बाद गांधी जी को मजबूर कर दिया गया कि अब हमें सिविल जो लिबर्टीज़ हैं, क्योंकि भारत को तो सिविल लिबर्टीज़ थोड़ी बहुत मिल रखी हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस हैं या साउथ अफ्रीकन जो लेबर्स हैं उनको कोई भी सिविल लिबर्टीज़ नहीं है। तो लोगों, और सबसे बड़ी बात, भारत के लोग तो फिर भी एजुकेट हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो लोग हैं वो 3 प्रकार के लोग हैं। या तो वो मजदूर हैं, लेबर हैं जो कि इंडिया से आए हुए हैं, और इंडिया से जो लेबर आते थे
बेसिकली साउथ इंडिया के जनरली आपको लेबर जो है वो साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो साउथ इंडिया में जो सिस्टम था वो रैयत सिस्टम था, और वहाँ की या तो कोई मजदूर है जो टैक्स नहीं चुका पाया है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मजदूरी करने के लिए जो साउथ अफ्रीका के शुगर के इनके खेत हैं या फिर जो माइनिंग एरियाज है वहाँ पर साउथ अफ्रीका भेजा गया है साउथ इंडियंस को। एक तो वो लेबर्स हैं, दूसरे वो लेबर्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भेजा गया था 2 साल के लिए 3 साल के लिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है लेकिन अपनी फैमिली को लेकर अब वो साउथ अफ्रीका में ही सेटल हो गए हैं। दूसरे वो लोग हैं। तीसरे वो लोग हैं जो कि मर्चेंट हैं, जैसे गुजराती मर्चेंट्स की बात मैं कर रही हूँ, जो सिया मुस्लिम्स हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, इसलिए वो अपने सिविल राइट्स के बारे में ना जानते हैं और ना उसकी बातें करते हैं, और लगातार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो मान चुके हैं कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसा ही है और ऐसा ही चलेगा, और वो उसको अडॉप्ट कर चुके हैं। तो 3 प्रकार के लोग आपको यहाँ पे साउथ अफ्रीका में बेसिकली देखने को मिलेंगे, और गांधी जी का कंसंट्रेशन इन्हीं 3 प्रकार के लोगों से है। उनको चाइनीज लोगों के साथ या एशियन लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे उस तरीके का मतलब नहीं है जितना इंडियंस के साथ है। हालांकि वो सबके लिए बात कर रहे हैं, इनके जो ओपिनियन इनकी जो स्पीचेस हैं वो सबके सिविल राइट्स के लिए है, लेकिन मेन फोकस या अपनी पूरी एनर्जी इन्होंने इन्हीं 3 प्रकार के लोगों को देकर रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी शुरू होती है, क्योंकि वो वहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक तो ये अशिक्षित है, इलिटरेट है, उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है इंग्लिश की जिससे वो वोकल हो सके, अपने राइट्स के बारे में बात कर सकें। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है, इनको राइट नहीं है वोटिंग करने का, नो राइट टू वोट। ठीक है, ये जो इंडियंस हैं जिनके बारे में 3 कैटेगरी के बारे में बात की है, इनके पास कोई राइट्स नहीं है वोटिंग करने का। इसके अलावा यहाँ पर जो लेबर क्लास के इंडियंस हैं उनके लिए एक अलग से स्लम या अलग से कॉलोनीज बना के रखी हैं कि आपको यहीं पर रहना है। जो ब्रिटिश के एरियाज हैं वहाँ पर आपको नहीं जाना है, फुटपाथ को यूज़ नहीं करना है, और आप अपने एरिया में रहोगे, 9 बजे के बाद आप उस अपने स्लम एरिया से बाहर नहीं निकल सकते। और वो जो स्लम एरिया या जो कॉलोनीज बना के रखी हैं लेबर्स के लिए, वो एकदम मतलब बिल्कुल भी हाइजीन नहीं है, कोई भी सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, तो इस तरीके से इन्हें रखा गया है। ठीक है, तो ये सब वो देखते हैं महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पर अब वो एक कमेटी बनाते हैं जिसे हम नटाल इंडियन कांग्रेस कहते हैं। क्यों बात हो रही है? नटाल इंडियन कांग्रेस की फॉर्मेशन 1894 में हो रही है। कब हो रही है? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? जो इंडियंस रह रहे हैं साउथ अफ्रीका में उनके राइट्स के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए बात की जा रही है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी का पहला फेज, मॉडरेट फेज, यहाँ पे शुरू होता है। क्लियर हो गई थी चीज़ें? आगे बात करते हैं। इसके बाद 1899 में आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के बीच में और वहाँ पे जो अफ्रीकन्स हैं उनके बीच में एक एंग्लो वॉर होती है, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और अफ्रीकन्स जो होती है उनकी हार होती है। तो यहाँ पे गांधी जी, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, तो एक एम्बुलेंस, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प भी जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा रिलीफ सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो ब्रिटिश सोल्जर्स हो या अफ्रीकन सोल्जर्स हो, उनके सपोर्ट के लिए 1899 में बनाई जाती है। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इस तरीके से महात्मा गांधी जी काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया है जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर भी महात्मा गांधी जी के द्वारा इसी दौरान 1903 में पब्लिश किया गया। इतनी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, ठीक है। लेकिन 1901 में महात्मा गांधी जी इंडिया वापस भी आते हैं। ऐसा नहीं कि 1915 में ही डायरेक्ट वो इंडिया वापस आ रहे हैं, नहीं। 1901 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होती है उस सेशन को अटेंड करने के लिए 1 साल के लिए 1901 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया आते हैं, लेकिन वापस वो जो है वो कहाँ चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। जोहान्सबर्ग में 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से, बाद में इसका नाम ओपिनियन कर दिया था, इंडियन ओपिनियन नाम से एक अपना न्यूज़पेपर भी पब्लिश करने का काम किया था। 1904 में गांधी जी ने एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि अब आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हो या कोई भी वर्ग के लोग हो, अगर आप उनको इकट्ठा कर रहे हो तो एक सोसाइटी आप बना रहे हो, वो लोग कहाँ रहेंगे? तो उसके लिए अपने आगे के मूवमेंट के लिए इन्होंने एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की थी। और किसकी मदद से? एक जर्मन व्यक्ति थे जिनका नाम है हरमन कालेनवच, उनकी सहायता से इन्होंने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। अब फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना इन्होंने की है वो किससे इन्फ्लुएंस होकर की है? तो जॉन रस्किन की एक इन्होंने बुक पढ़ी थी जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट, और इस बुक से इंस्पायर होकर डरबन में इन्होंने 1904 में फिनिक्स सेटलमेंट या फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। देखिए, इन्होंने अपनी लाइफ में
दो बुक पे बहुत ज़्यादा दो लोगों की बुक्स को इन्होंने पढ़ा है, स्टडी करा है और उनकी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा भी ली है। सत्याग्रह कैसे करना है, प्रोटेस्ट कैसे करना है, अगर इनको कहीं से ये दिमाग में आया है तो दो लोगों की बुक है, एक टॉलस्टॉय है और दूसरे कौन है, जॉन रस्किन है। इन दोनों की पुस्तकों से ही इनको पता चला कि आपको आश्रम बनाना है, आपको सत्याग्रह करना है ना, आपको हंगर स्ट्राइक करनी है। तो इन लोगों की बुक से ही इंस्पायर होकर ये सारी एक्टिविटी गांधी जी कर पाए हैं, इस बात को भी आपको समझना है। ठीक है, यहाँ तक इनका मॉडरेट फेस चल रहा था। लेकिन 1906 में क्या होता है, 1906 में महात्मा गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में सिविल डिसओबियंस की शुरुआत होती है, मतलब सविनय अवज्ञा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी कानून बना रही है आपको उसको तोड़ना है, यहाँ से शुरुआत होती है। रीज़न क्या है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात देखिए, इस मैप को समझिए। इस मैप में एक रीजन आपको दिख रहा होगा, नटाल। जो अपन नटाल कांग्रेस की बात करें, बेसिकली वो इंडियंस यहाँ पर ही रह रहे हैं। ये नटाल का एरिया है और ये दूसरा एरिया आपको देखने को मिलेगा ट्रांसवाल एरिया। ठीक है, ये दो एरिया आपको साउथ अफ्रीका के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देखिएगा होता क्या है, 1906 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस या एक्ट, इसको पास किया जाता है। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट यहाँ पे गांधी जी का रेजिस्टेंस होता है, जिसके खिलाफ यहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की फॉर्मेशन गांधी जी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर पहला पैसिव रेजिस्टेंस हो रहा है और गांधी जी यहाँ पर 1906 में पहली बार जेल में भेजे जाएंगे। ठीक है, 1906 में गांधी जी पहली बार जेल में जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस पास होता है, इसमें क्या बातें हैं, तो यहाँ पर बोला गया कि जो भी लेबर क्लास या एशियन लोग हैं या इंडियंस लोग हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट बनाना होगा। आप अब जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपके फिंगरप्रिंट से होगा। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एक सर्टिफिकेट इशू होगा और वो सर्टिफिकेट आपको हमेशा अपने पास कैरी करना है। वो सर्टिफिकेट आपको हमेशा अपने पास कैरी करना। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम आपको जेल में डाल देंगे। ये बात हुई। तो गांधी जी ने अपोज किया कि यार आप तो एक तरीके से क्या कर रहे हो, इंडियन जो लोग हैं आप क्या कर रहे हो, जो एशियन लोग हैं इंडियन लोग हैं उनको ऑलरेडी सर्टिफाइड कर रहे हो कि इंडियन है, और इनके साथ तो आप मतलब रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन के साथ आप इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हो और गांधी जी एक्ट के खिलाफ होते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने से मना कर देते हैं। तो अंग्रेज जो है वो वेट करते हैं कि लास्ट डेट आ जाए रजिस्ट्रेशन की और उसके बाद हम अरेस्ट करेंगे। तो लास्ट डेट जैसे निकलती है और गांधी जी जब रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो गांधी जी को 1906 में ब्रिटिशर्स जो है वो अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद 155 लोग और गांधी जी के साथ अरेस्ट होते हैं। ठीक है, और जो जेल, जिस जेल में इन्हें अरेस्ट किया जाता है उसको लोग नाम दे देते हैं किंग एडवर्ड होटल। ठीक है, क्योंकि किंग एडवर्ड के समय ये घटना हो रही होती है तो उस समय काफ़ी अरेस्ट किया जाता है और पूरा मीडिया भी उस समय आ चुकी थी, न्यूज़पेपर भी आ चुके थे, तो बड़े पैमाने पे यहाँ पे क्रिटिसाइज लोगों ने करना शुरू किया। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब ये जेल में गए और फिर वहाँ पर जो जनरल स्मट होते हैं वो इनसे मुलाकात करते हैं और गांधी जी से बातचीत करते हैं और गांधी जी से बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस हम एक सर्वे करा रहे हैं कि कितने लोग हैं और जितने लोग रजिस्टर होंगे उस हिसाब से हम, जैसे कि आज भी आप देखते हैं ना सेंसस होता है जिससे लोगों की जनगणना हमें पता चल सके और उस हिसाब से हम कानून बना सकें। तो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को कहा कि ऐसा कुछ नहीं कि हम डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये वॉलेंट्री है, आपको अपनी मर्जी से कराना है और किसी के पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो हम कोई जेल वेल में नहीं भेजने वाले हैं, केवल हम वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं जिससे हम इनके सिविल राइट्स के लिए काम कर सकें। तो गांधी जी कन्विंस हो जाते हैं और गांधी जी खुद अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं और बाकी लोग भी फिर रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये ब्रिटिशर्स इस बात से पलट जाते हैं और लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं जिनके पास ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो बड़े पैमाने पे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, गांधी जी क्या करते हैं, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को फाड़ते हैं और उसको आग लगा देते हैं और बड़ी संख्या में लोग इसे आग लगाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट ये भी कहता है कि आप नटाल रीजन में ही रहेंगे, आप ट्रांसफर रीजन में नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे लोग नटाल से ट्रांसफर रीजन में जाते हैं जिसमें महात्मा गांधी भी होते हैं, कस्तूरबा गांधी भी होती हैं और काफ़ी सारे लोगों को फिर वहाँ पे भी जो है अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो लॉ है वो कहते हैं कि आप जो है आप इस रीजन तक ही वैलिड है, आप केवल इस रीजन में, नटाल रीजन में जाएंगे, आप ट्रांसफर रीजन में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे कानून तोड़ने की शुरुआत हुई और जिसको आपने सविनय अवज्ञा या सिविल डिसओबिएंट कहा है। इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे हैं। इसके बाद यहाँ पे कहानी शुरू नहीं होती। अब यहाँ पे एक और एक्ट पास आता है जो कि 1907 में एक एक्ट पास होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट।
ये वही एक्ट है जो कि 1907 का एक्ट है, जिसके अंतर्गत मैंने बताया ये इमिटेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट हो रहे थे साउथ इंडिया से जो है वो साउथ अफ्रीका आ रहे थे लोग, और जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मजदूरी करने के लिए लाया गया था वो परमानेंट रेसिडेंसी लेकर साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए थे। तो अंग्रेजों का कंसर्न ये था कि अगर भारी संख्या में लोग इमिग्रेट होकर यहाँ पर सेटल होने लगेंगे तो क्राउड ज़्यादा होने लगेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन हमको वैसा बनाना पड़ेगा, खर्चा आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्ट निकाला जिसको हमने क्या कहा, इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इन्होंने कहा कि पहली चीज़ तो जो नटाल के रीजन है उसमें ही आपको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी बनाने का अधिकार होगा, आप ट्रांसफर रीजन में नहीं जा सकते। और जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उनको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी देना बंद कर दिया कि नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो रहा है। तो एक इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1907 में आया था, और फिर उसी के कारण नटाल से लोग ट्रांसफर रीजन में जाना शुरू हुए थे, और फिर 1908 में वापस से महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। और इस बार जो जेल थी वो एकदम टिपिकल जेल थी जहाँ पे उनसे हार्ड लेबर वगैरह करवाया गया, 1908 की जेल थी। क्लियर। तो एक 1907 का एक्ट था। तो दो एक्ट हमने देखे जिसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है, इसके बाद आपने ट्रांसवर्सल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन या ऑर्डिनेंस सर्टिफिकेशन एक्ट पास कर दिया है। दूसरा आपने इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1907 को पास कर दिया है। यही नहीं, उसके बाद आपने एक कैंपेन पोल टैक्स जारी किया है। कैंपेन पोल टैक्स क्या है, बेसिकली देखिएगा, जो साउथ इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में जाके बस गए थे, समझिएगा बस गए थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद परमानेंट रेसिडेंसी लेने के बाद वो वहाँ पर सेटअप हो गए थे और अलग अलग तरीकों से अब रोजगार करने लगे थे। तो अब हम तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाए थे, अब दूसरी तरीके से रोजगार करने लगे, उससे तो हमारा घाटा है। तो आप ही जो रोजगार कर रहे हो ना उस पर 3 पाउंड का आप टैक्स दोगे, 3 पाउंड का एक टैक्स दोगे, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा। कौन से वर्कर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और वो दूसरे तरीके से अब रोजगार यहाँ पे करने लगे, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप 3 पाउंड का यहाँ पे क्या करोगे, टोल दोगे, या आपको पोल टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इसके खिलाफ लोग यहाँ पे आक्रोशित हो गए और आवाज उठाने लगे। तो ये तीसरा बिल था, ठीक है। तो तीसरा ये बिल था। तो लोग बड़ी संख्या में अब इकट्ठा होने लगे हैं, और बड़ी संख्या में जो सत्याग्रही इकट्ठे हो रहे हैं तो इनको अब नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और जब लोगों को सत्याग्रह में इकट्ठा करना तो कम से कम 100-150 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो हमेशा हर पल आपके साथ रहें। तो इसलिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने 1910 में जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आप देखेंगे टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना यहाँ पे गांधी जी के द्वारा की गई, और इस टॉलस्टॉय फर्म में ये सत्याग्रही रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी, और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती थी कि आप अलग अलग ट्रेनिंग या अलग अलग स्किल्स को डेवलप करो जिससे आप रोजगार ले सको। उनके जो बच्चे थे उनको एडुकेट करने की काम ये करती थी। तो आप सोच रहे होंगे कि एक फर्म है, अब वो उसको चलाना है, लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एवरी एक्टिविटी हो रही है, तो उसको फंडिंग की बात करते हैं। तो कई सारे इंडियंस ने इस टॉलस्टॉय फर्म को फंडिंग की है, जैसे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने फंडिंग की है, मुस्लिम लीग इसको फंड करता था, और रतन टाटा जी, ऐसा बायोग्राफी में पता चलता है, ऑटोबायोग्राफी में, कि 25,000 रुपए की जो फंडिंग थी वो रतन टाटा जी के द्वारा इस टॉलस्टॉय फर्म के लिए आई थी। तो इस तरीके से अलग अलग इंडियन इस फर्म को जो है वो सपोर्ट करने लगे और फंडिंग आने लगी। इसके बाद अब देखिएगा भारत में ये सारी बातें पहुंच रही हैं, न्यूज़पेपर की तरह, अखबार की जरिए पहुंच रही हैं। और उसके बाद जो गोपाल कृष्ण गोखले जी होते हैं, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो कि फाउंडर हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, पुणे में इन्होंने स्थापना की है। ये साउथ अफ्रीका का टूर करते हैं 1912 में, और 1912 में उनकी मुलाकात जो है वो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी की मुलाकात महात्मा गांधी जी से होती है। और महात्मा गांधी जी को वो बोलते हैं कि आप भारत आइए, ठीक है, भारत आइए, और भारत में एक स्टूडेंट की तरह आइए, स्टूडेंट की तरह आइए, मतलब 1 साल तक पूरे भारत को आप बस भ्रमण कीजिए, पूरे भारत को घूमिए और भारत के लोगों को समझिए, और इस तरीके की मूवमेंट हमें भारत में भी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जी को मेंटर बनाते हैं महात्मा गांधी जी, और उनसे टीचिंग्स लेते हैं किस तरीके से आगे हमें सत्याग्रह करना है। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो भारत जाते हैं, और भारत में पूरे भारत को वो घूमते हैं और लोगों से प्रचार करते हैं कि एक मोहनदास नाम का एक व्यक्ति है जो साउथ अफ्रीका में रहता है और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस है उनके लिए, उनके सिविल राइट्स के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब महात्मा गांधी जी के इंडिया पहुंचने से पहले ही उनका नाम इंडिया में हो चुका था, और इसका पूरा क्रेडिट किसे जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को जाता है। यहाँ तक सारी कहानी चल रही थी। अब बात आती है महिलाओं के बारे में। तो 1913 में एक घटना होती है। 1913 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक एक्ट पास करती है, ठीक है, एक एक्ट पास करती है, और जो आपका
जजमेंट यहाँ पे पास होता है और इस जजमेंट में कहा जाता है कि जो भी मैरिज हैं अगर वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हिसाब से या क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से अगर मैरिज नहीं हुई हैं तो वो मैरिज क्या हो जाएंगी, आपकी इनवैलिड हो जाएंगी। मतलब कोई हिंदू है तो वो हिंदू पद्धति से शादी करेगा, ना कि कोई क्रिश्चियन पद्धति से शादी करेगा, तो आपकी वो मैरिज है वो इसको हम क्या कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे। और आपके जो बच्चे, मतलब आपकी शादी तो इनवैलिड है क्योंकि आपने क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से शादी नहीं की, आपने हिंदू रिलीजन के हिसाब से शादी की है। तो आपके जो बच्चे होंगे ना वो भी क्या होंगे, उनको भी हम वैधता नहीं देंगे। जब वो वैध ही नहीं होंगे तो उनकी सिविल राइट की कोई बातें नहीं आती। तो इस बात से जो महिलाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है हरास हुई और महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा इससे आपत्ति हुई, जिसके बाद ये सत्याग्रही बन गई। और जो महात्मा गांधी जी का प्रोटेस्ट चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, उसमें अब महिलाओं ने भी भागीदारी दिखाना शुरू कर दी। तो इस तरीके से महिलाओं ने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना शुरू किया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग समय पे इस तरीके से कानून लेकर आ रही थी। तो ये घटनाएं चल रही थी। अब न्यूज़पेपर में ये बातें आना शुरू हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन में थी उन पे भी दबाव पड़ने लगा। भारत में लॉर्ड हॉर्डिंग थे, उन पे भी बातें होने लगी कि आपको कुछ करना चाहिए, वो भी इंडियंस हैं, लंदन में बात करो और इंडियन के सिविल राइट के लिए बात करो। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ऑलरेडी इंडिया में प्रचार तो कर ही रहे हैं। तो इसके लिए फिर एक कमीशन बनाया जाता है, नेगोशिएशन कमीशन आप उसे बोलेंगे। तो उस कमीशन में महात्मा गांधी जी होते हैं, लॉर्ड हार्डिंग होते हैं, लॉर्ड हार्डिंग के अलावा जनरल स्मिथ होते हैं, जनरल स्मिथ के अलावा CR एंड्रयूज़ होते हैं। ठीक है, ये सभी लोग यहाँ पे बातें करते हैं और यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो सिविल लिबर्टीज़ की बात, सिविल राइट्स के बाद साउथ अफ्रीका के रहने वाले इंडियंस के लिए करते हैं। तो ये जो सारे एक्ट्स आ रहे थे उनमें कुछ ना कुछ रियायतें दे दी जाती हैं, ये रियायतें छूट दे दी जाती हैं कि हाँ आप इंडियन रिलीजन से शादी कर सकते हो, कोई बात नहीं, इनवैलिड नहीं होगा। ऐसे कई सारी की आपको राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं साउथ अफ्रीका के इंडियंस को। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी को काफ़ी खयाती प्राप्त हो जाती है और फिर महात्मा गांधी जी सत्याग्रह जो चल रहा था उसको क्या कर देते हैं, सस्पेंड करने की बात कर देते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी का फेस होता है साउथ अफ्रीका में। पहला हमने मॉडरेट फेस देखा और दूसरा हमने पैसिव रेजिस्टेंस का फेस देखा। देखो जितनी बार भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून लाते गई है तो वो हिंदुओं के खिलाफ या इंडियन के खिलाफ आते रहे हैं। तो बड़ी संख्या में इंडियन जो है वो सत्याग्रही बनते गए हैं और महात्मा गांधी के साथ एसोसिएट होते गए हैं। तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रहों के रहने के लिए जो 2 आश्रम बना है, एक फिनिक्स आश्रम है 1904 का और दूसरा टॉलस्टॉय फर्म है 1910 का। तो इन दोनों फर्म को आपको याद रखना है। इसके अलावा हिंद स्वराज 1909 में हिंदुओं की या इंडियंस की स्थिति को बताने के लिए हिंद स्वराज बुक भी लिखी है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इस बात को भी आपको याद रखना 1909 में। अब 1914 में ये पूरा सब हो गया है। अब बात आती है महात्मा गांधी जी की भारत लौटने की। तो 1915 में महात्मा गांधी जी जो है वो वापस जाते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले जी उनके मेंटर होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर महात्मा गांधी जी भारत आते हैं और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी उनसे कहते हैं कि आप 1 साल भारत की यात्रा करो। अगर आपको भारत के लोगों की स्थिति को समझना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको बिल्कुल उनको बेसिक से जानना होगा। तो पूरे जो आप कह सकते हैं कि पूरे भारत की यात्रा महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होकर आते हैं 9 जनवरी को 1915 में। 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी लौट कर आते हैं और इसी को हम आज प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जानते हैं। तो रिसेंटली हम 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी में बनाएंगे और इस बार होस्ट जो सिटी है वो इंदौर है। इस बात को भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का इंदौर में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे जो कि 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस होगा। बेसिकली ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया की जीडीपी में, जो डायस्पोरा है उनका क्या कंट्रीब्यूशन, इसके लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो थीम इस बार रखी गई है वो है डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो इस बात को भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको निकल कर आएगा। क्लियर हो गया इतनी चीजें। तो 1915 में महात्मा गांधी जी आ गए हैं भारत। ठीक है, और यहाँ से शुरुआत होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिसको हम गांधी एरा कहते हैं। 1915 से आप देखेंगे 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता, ये पूरा गांधी एरा कहलाता है। यहाँ पर हमें देखना है कि गांधी जी की क्या क्या एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, वो सारी बातों को हम सेकेंड क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अब गांधी जी जब भारत लौट कर आ रहे हैं तो गांधी जी, अब ये जो सत्याग्रही थे, चाहे फिनिक्स आश्रम वाले हों, टॉलस्टॉय आश्रम वाले हों, अब इनकी लोकेशन की व्यवस्था भी यहाँ पे की जाएगी क्योंकि बहुत सारे इंडियन भी महात्मा गांधी जी के साथ आए हैं। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी जो है वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। अब साबरमती आश्रम अगर आप जैसे गूगल में सर्च करेंगे कि साबरमती आश्रम कब बना तो आपको डेट आ जाएगी 1917 में। तो मैं इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी।
ठीक है, जिसे हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, गांधी आश्रम या साबरमती आश्रम कहते हैं, जो कि अहमदाबाद में गुजरात में साबरमती नदी के किनारे सिचुएटेड है। पहली बार जब इस आश्रम को स्थापित किया गया था वो खुचराब बंगलो ऑफ जीवन लाल देसाई जी के बंगलों में इसको सेटअप किया गया था 1915 में। लेकिन अब ये लोगों को रहने की व्यवस्था चाहिए, थोड़ा खुला एटमॉस्फेयर चाहिए, खुली जगह चाहिए, तो बाद में इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे 17 जून 1917 में ले गए थे। तो इसलिए फिर हम बोलते हैं कि ओरिजिनली जो साबरमती आश्रम बना है वो 1917 में बना है। ओरिजिनल कब बना है? 1917 में, लेकिन नींव तो आप देखेंगे कि 1915 में ही रख गई थी, बाद में इसे साबरमती नदी के किनारे ले जाया गया था। और ये आश्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में इसी आश्रम से होती है। तो आपको साबरमती आश्रम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूरत लगती थी वो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, अब आने वाली क्लासेस में मैं आपको केक के बारे में बताऊंगी। अब केक क्या है? क्या मैं केक बनाना सिखाऊंगी क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है? नहीं। केक का मतलब है यहाँ पे सी मतलब चंपारण सत्याग्रह, ए से मतलब है अहमदाबाद मिल केस, और के ई से मतलब है खेड़ा सत्याग्रह। इसको हम बोलते हैं केक। तो जो आपका केसेस है 1917 में हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल केस 1918 का है, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 है। तो आने वाले सेशन में हम इनकी बात करने वाले हैं, तो आगे हम उसे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं जब महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, वैसे ही कुछ और दिन भी हम सेलिब्रेट करते हैं महात्मा गांधी जी को याद करने के लिए। जैसे कि 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उस दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर किया गया था। तो नॉन वायलेंस डे जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा गांधी पीस प्राइज भी दिया जाता है जो कि गांधी जी की विचारधाराओं पर आधारित है। और 2 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जाता है। तो स्वच्छ भारत दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब गांधी जी के द्वारा कुछ जो वर्क हैं पब्लिश किए गए हैं उनके ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो 1909 में मैंने आपको बता दिया था कि गुजराती में इन्होंने हिंद स्वराज बुक की रचना की थी। ठीक है, इसके अलावा इनके कई सारे न्यूज़पेपर हैं जैसे कि हरिजन जो कि गुजराती में है। हिंदी और इंग्लिश में इन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया इंग्लिश में इन्होंने शुरू किया था, नवजीवन गुजराती में इन्होंने मंथली पब्लिश किया था। महात्मा गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको हम आत्मकथा भी कहते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मैंने मेरे अनुप्रयोग। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ भी इनकी रचना है। तो ये कुछ रचनाएं जो आपको याद रखनी है। ठीक, इतनी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली कुछ एमसीक्यू के बारे में और फिर अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर चर्चा करेंगे। बताइएगा कैसा लगा आपका सेशन। पहला पार्ट था ये गांधी जी का, आगे हम ऐसे ही कुछ और पार्ट्स में महात्मा गांधी जी की पूरी बायोग्राफी को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज गांधी जी बोर्न, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हमें पता है गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एज ऑफ गांधी जी एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। तो हमें पता है कस्तूरबा गांधी जी के साथ इनकी शादी होती है और ये केवल 13 साल के होते हैं, और 1 साल तक शादी होने के 1 साल बाद तक इनकी पढ़ाई भी थोड़ी डिस्टर्ब भी रहती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी के मेंटर या पॉलिटिकल गुरु कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने गुजराती में लिखी है। किस भाषा में लिखी है इन्होंने? गुजराती में लिखी है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है गुजराती में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? तो महात्मा गांधी जी के सेक्रेटरी होते हैं जिनका नाम होता है महादेव देसाई। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के जो सेक्रेटरी है महादेव देसाई, उन्होंने ही इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे कि मैं रस्किन जी की बुक के बारे में बात कर रही थी अनटू दिस लास्ट, जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में कर डाली थी। तो ये जो बुक है ना उसको भी गुजराती में 1908 में ट्रांसलेट किया गया है, गांधी जी के द्वारा ही किया गया है, और इस बुक का जो टाइटल है वो है सर्वोदया। ठीक है, वेल बींग ऑफ ऑल। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी को टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर कब बनाया गया था? अभी 2022 में तो आपको पता चल गया है कि व्लादिमीर जो जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति जी, उनको बनाया गया है। वहीं गांधी जी को भी 1930 में जो है वो टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर है 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करने की बात की गई? तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
टू रिप्रेजेंट विच कंपनी केस डिड गांधी गो टू डरबन साउथ अफ्रीका इन 1893। गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, एक केस हैंडल करने, दादा अब्दुल्ला का केस होता है और दादा अब्दुल्ला एक गुजराती मर्चेंट होते हैं। तो दादा अब्दुल्ला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक आप सारे प्रश्नों के आंसर कर पा रहे होंगे क्योंकि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हैं यहाँ पर। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए। मिस्टर गांधी रिलीजियस एंड मॉरल व्यूज आर आई बिलीव एडमायरेबल बट आई कन्फेस दैट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस ऑफ दैम इन पॉलिटिक्स। तो किसने ये कमेंट किया कि महात्मा गांधी जी के जो मॉरल व्यूज़ हैं उनको मैं समझता हूँ और उनकी वैल्यू भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा एडमायर भी हूँ, लेकिन इन व्यूज़ को क्या आप पॉलिटिक्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये तो बहुत डिफिकल्ट है इस बात को समझ पाना। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट आप देखेंगे लॉर्ड रीडिंग का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ दिस स्लोगन इज एसोसिएटेड विद गांधी जी? इनमें से कौन सा स्लोगन महात्मा गांधी जी का है? तो डू और डाई, करो या मरो। अभी जब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह के बारे में, तब हम इस स्टेटमेंट को वापस से चर्चा कर रहे होंगे। डू और डाई, करो या मरो, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज नॉट पब्लिश्ड बाय द महात्मा गांधी? इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश नहीं किया है? तो अभी हमने देखा नवजीवन किया है, हरिजन भी किया है, यंग इंडिया भी किया है, लेकिन वंदे मातरम महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश नहीं किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो वंदे मातरम कहाँ से आया? तो वंदे मातरम वीकली एडिशन, इसके एडिटर जो थे वो अरविंदो घोष थे। एडिटर कौन थे? अरविंदो घोष थे। बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा 1904 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसको एडिट किया था श्री अरविंदो घोष ने। वंदे मातरम इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर था, ये कलकत्ता से पब्लिश होता था। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हेन डिड गांधी जी विन नोबेल पीस प्राइज? गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज कब मिला? इस प्रश्न को आप थोड़ा सर्च कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं? और थोड़ा डिटेल में बताइएगा, अगर नोबेल पीस प्राइज मिला है तो कब मिला है, और अगर नहीं मिला है तो क्या कभी नॉमिनेट हुए हैं? दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।